रिकॉर्डिंग भी है, मैंने उस ब्रांच को पूरा डिलीट कर दिया। एरर उस वक्त आता है जब आप ये कोशिश करते हैं, अच्छा अच्छा चलो कोई नहीं, ट्रांसफार्मर तो लगा हुआ है, ये आगे वाली चीज को उड़ा के ना हम ये कर लेते हैं। ये बिल्कुल गलत ख्याल। ये जो सॉफ्टवेयर है ये पूरा पावर का सॉफ्टवेयर है। यानी ये इस वक्त ये इस तरह से समझ रहा होता है कि आपने पूरा एक ग्रिड का सेटअप यहाँ पर सिमुलेट किया, तो वो एक एक चीज की सेटिंग आपने ना इसके साथ सिंक्रोनाइज की होती है। तो मैंने क्या किया, मैंने पूरी ब्रांच को उड़ाया, पूरी ब्रांच को उड़ा के नए सिरे से ट्रांसफार्मर की सेटिंग की, और फिर अच्छा खासा टाइम लग जाता है। इट टेक्स टाइम, यानी ये ब्रांच बनाने में तकरीबन पौना घंटा लग जाता है, क्योंकि इस कदर ये देखें, ट्रांसफार्मर की सेटिंग है, फिर रिले की है, फिर सिटी है, फिर ब्रेकर है, फिर ये नीचे बस है, ठीक है, फिर उसके बाद ये अगेन ये पूरी ब्रांच है। तो इसमें अच्छा खासा टाइम लग जाता है, और फिर आप उसको सिमुलेट करना शुरू कर देंगे कि यार इसकी मैंने कोऑर्डिनेशन करनी है, वो तो अलग ही टाइम। मगर इसमें एरर ना आए, टाइम सेटिंग्स में लग जाता है वो कोई बात नहीं, आप बल्कि उसको और लर्न करते हैं, लेकिन एरर नहीं आना चाहिए। कि आपसे वो एरर ही अगर क्लियर नहीं हो रहा ना, तो इसका मतलब ये है कि आपको सॉफ्टवेयर की समझ नहीं आ रही, और आप इसको नहीं समझ पा रहे कि वो क्या चाहता है और किस तरह से वो बस को देखता है, और इस तरह से। तो ये मैं आपको थोड़ी गुड प्रैक्टिस के लिए ये चीज़ बता रहा हूँ कि नेटवर्क ये कुछ भी नहीं है जो मैंने बनाया है, ये तो बहुत ही बेसिक लेवल का नेटवर्क है। If you have to simulate some real-time scenario, you would surprise कि there are a lot of things to अभी आपने देखा ट्रांसफार्मर में मैंने टैप भी छोड़ दिया, ठीक है जी, उसका ग्राउंडिंग वाला भी मैंने इतना कंसीडर नहीं किया। डी रेटिंग फैक्टर सबसे बड़ी बात, जो ट्रांसफार्मर का जो कूलिंग पे डिपेंड करता है, आपने मशीन डिजाइन पढ़ा, आपको पता है कि फोर्स कूलिंग होती है, नेचुरल कूलिंग होती है, वो वाला मैंने सब छोड़ दिया, ठीक है, वो मैंने नहीं कंसीडर किया फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी कि मैं अगर उस सेटिंग्स में चला गया तो लेट हो जाएगा। तो वो मैं ये बता रहा हूँ कि बहरहाल एरर नहीं आना चाहिए, इन शॉर्ट बात ये। अब ये जो सेकंड ब्रांच है, ये ब्रांच आपकी मैं आपको बुक से दिखा दूं पहले, क्योंकि मैंने रेफरेंस बुक को ही रखा हुआ है, क्योंकि हमने उसी से हम पढ़ भी रहे हैं, तो आपको उसकी और भी अच्छी समझ आ जाएगी जब वो सिमुलेट आप देखेंगे। सो आई हैव सिमुलेटेड द एग्जांपल 8.2, ठीक है, ये वाली एग्जांपल जो है उसको मैंने सिमुलेट किया। एक और मैं आपको बात बताता हूँ, देखें बुक में, अब ये देखें ये उसने सर्किट कहाँ से शुरू की है, कहाँ से शुरू किया है, कुछ भी नहीं आ रहा है। यहाँ से उसने ट्रांसफार्मर शो करके ये अपना रिक्वायर्ड सेक्शन शो कर दिया कि भाई अगर इस तरह से आप प्रोटेक्शन कर रहे हैं, इफ यू हैव अ ओवर करंट रिले हियर, यू नीड टू बी केयर अबाउट द टाइम सिलेक्शन, टाइम सेटिंग ऑफ दिस रिले विद रिस्पेक्ट टू द डाउनस्ट्रीम रिलेज। अब इस चीज को आपने सिमुलेट करना है। जब आप इस सेक्शन को सिमुलेट करते हैं ना, then it is the complexity level which can be 5 or 6 complexity level, जिसमें क्रिएटिविटी चीज आती है कि अब आपको पहले तो ये ट्रांसफार्मर की सेटिंग करना है, फिर पीछे से नेटवर्क कहाँ से आ रहा है, ठीक है, वो आपने पूरा पहले बनाना है, तो आगे जाएंगे ना। और उसके बाद फिर आपने ये सारा यहाँ तक करेंगे तो ये चलेगा, और आपको ये कुछ जो ऊपर उसने लिखा हुआ है वो आपको कुछ नजर आएगा। यानी ये जो उसने इतना सा सेक्शन बनाया है, इसको सिमुलेट करने में इट टेक्स 1 आवर 1.5 आवर, तब जाकर ये इतना सा सेक्शन, इतना सा नहीं है ये, अच्छा भला बड़ा सेक्शन है जो कि कवर होता है। ये मैं आपको पहले बात बताने लगा। द नेक्स्ट थिंग इज कि इसमें जो चीज वो दिखा रहा है वो ये है, जैसे मैंने पहले बताया, इफ यू हैव अ रिले हियर, it must coordinate with respect to time with the downstream relays, as well as जो इसकी पिकअप करंट सेटिंग है वो वो बता रहा है, जो मैंने अभी बताई थी कि सबसे पहले ट्रांसफार्मर का जो फुल लोड करंट है सेकेंडरी का, नॉर्मली तो हम पिकअप सेटिंग ऐसे करते हैं, मैंने लेक्चर में भी बताया था, आप रिकॉर्डिंग में सुन सकते हैं कि इस बस का जो फॉल्ट लेवल है वो हम कंसीडर कर लेते हैं। लेकिन इधर उसने क्या किया कि वो कहता है जी ट्रांसफार्मर का जो फुल लोड करंट है सेकेंडरी का, उसका आप ये जो इसमें लिखा हुआ है 1.2% यानी 120% ले लें, उसका भी आप आगे 115% लेके तो पिकअप सेट करें, ठीक है। तो इकट्ठा ही कर लें इसको, मैं तो इसीलिए अभी वो शुरू में मैंने ये बोला 1.2 प्लस 1.15, ठीक है, 115%। तो ये आपके पास बन जाएगा कुछ लाइक 2.35, 2.35। तो ये जो है वो 2.35 आप ले लें टोटल, 2.35 मल्टीप्लाई बाय द ट्रांसफार्मर फुल लोड करंट ऑन द सेकेंडरी साइड, वो इसकी पिकअप सेटिंग बन जाएगी। ठीक हो गया। तो इसको हमने देखना है कि ये वाली जो रिले है इसकी पिकअप हमने, करंट की जो पिकअप है, दो सेटिंग होती है ना, करंट की और टाइम की। तो जो करंट की सेटिंग है
वो हमने 1.2 प्लस 1.15 ये बन जाता है 2.35 ऑफ द फुल लोड करंट लेनी है और टाइम इन दोनों रिलेज से ज़्यादा रखना है। तो ये वाली जो चीज़ है वो मैंने यहाँ पर सिमुलेट किया। अब हम उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड जो ब्रांच है, मुझे नहीं लगता आज हमसे ये डिस्कस होगा, जो डिफरेंशियल वाला बहरहाल विल डिस्कस इट इन नेक्स्ट उसमें, लेकिन ये हम आज डिस्कस कर सकते हैं ताकि वो आपका कवर हो जाएगा। तो इसकी जो सेटिंग्स हैं ट्रांसफार्मर की बिल्कुल सेम है जैसे मैंने पहले की थी, अब वो डिस्कस करने की तो जरूरत नहीं है, लेकिन मैं रेटिंग में आपको दिखा दूँ कि इसका जो फुल लोड करंट है सेकेंडरी साइड पे इट बिकम्स 288.7। ठीक है, तो इसको मैंने मल्टीप्लाई करना 2.35 से। ठीक है, तो वो फिर मैं पिकअप सेटिंग लूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे सिटी सिलेक्ट करना है। सिटी होगा तो रिले होगी, और रिले होगी तो ब्रेकर होगा। सबसे पहले मुझे सिटी को सिलेक्ट करना है, और सिटी की जो सिलेक्शन है वो डायरेक्ट फुल लोड करंट पर आती है, डायरेक्ट, विदाउट एनी विदाउट कंसिडरेशन ऑफ एनी परसेंटेज ऑफ द फुल लोड। यानी सेकेंडरी पर जो मेरा फुल लोड करंट आ रहा है वो क्या है 288.7, तो सिटी जो है वो 300 सेलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो सिटी जो है वो 300:5 हो जाएगा, यानी सिटी की सिलेक्शन में नो मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी फैक्टर विद द फुल लोड करंट। ओके, ये हमने बात पहले भी डिस्कस की और बुक की एग्जांपल्स भी हैं आपके सामने। तो सिटी की सिलेक्शन में नो नो मल्टीप्लीकेशन, जस्ट आपने देखना है कि वैल्यू क्या आ रही है और नियर स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है। सो इट बिकम्स 300:5 या 60:1। ठीक है, और 300:5। तो ये मैंने सिटी को सिलेक्ट कर लिया, ये मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। सो यू कैन सी 300:5। दूसरा ये कि जो इसकी क्लास डेजिग्नेशन है वो मैंने छोड़ दी है, आपके सामने होगा। हालांकि सिटी का जो बर्डन है वो एक अच्छा खासा टॉपिक है जो हमने डिस्कस किया है, जो कि उसका एरर बनाता है, मैग्नेटाइजेशन एरर जिसको हम कहते हैं। लेकिन अगेन फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैंने इसको आइडियल कंसीडर किया है, वरना अगर आप इसकी डेजिग्नेशन अगर आप लेना चाहते हैं तो यू कैन टेक, आप इसका बर्डन जो है वो कुछ सिलेक्ट कर लें तो इसकी डेजिग्नेशन आना चाहिए, आप यहाँ पर कुछ वैल्यू डालें तो यहाँ पर ऊपर डेजिग्नेशन होना शुरू हो जाती है, लेकिन वी डू नॉट नीड दैट। फिलहाल हम इसकी सिर्फ वन सेटिंग जो इसका रेशो सेटिंग है वो हम रखेंगे और हम आगे चलेंगे। इसकी जो वैल्यू है ये मैं आपको बता दूं, ये एक्चुअली उस वक्त जरा थोड़ा सा अंडर कंसिडरेशन ज्यादा आएगा जब आप डिफरेंशियल प्रोटेक्शन करेंगे। आपने देखा हमने परसेंटेज डिफरेंशियल रिले में इस जो एरर है उसको बकायदा से कैटर किया है हमने। ठीक है, तो फील्ड में जारी बात है कि सिटी विद द बर्डन ही कंसीडर किया जाएगा और उसी के मुताबिक रिले की सेटिंग होगी बहरहाल, लेकिन अभी यहाँ पर हम इसको इस तरह से नहीं कर रहे, हमने इसको फिलहाल सादा एक इसकी रेशो सिलेक्ट कर ली है और फिर सिटी सिलेक्ट हो गया। अब हमने रिले को सेट करना है और ये बहुत ही सिंपल है, हमने इससे पहले ओवर करंट रिले सेट की है। ये इनपुट की तो बाय डिफॉल्ट सेटिंग हो चुकी होती है, आप आउटपुट में आए। मैंने यहाँ इस ब्रेकर को ट्रिप करवाना है, ये ब्रेकर आप हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर यहाँ पर लगा लें। ठीक है, और इसको आप यहाँ पर ऐड करवा दें आउटपुट में, ये पहले भी बात इस पर हो चुकी है। उसके बाद आप ओवर करंट रिले पे आ जाएं। ओवर करंट रिले में मैंने इंस्टेंटेनियस रिले ही सिलेक्ट किया है और ये बिल्कुल वही नंबर है 50D जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। ये वाला जो ABB का सिंपल जो ओवर करंट है 50D वाला। 50D ही क्यों, क्योंकि इसमें मुझे कुछ ना टाइम का जो एक स्केल है वो बड़ा फ्लेक्सिबल मिल जाता है। तो मैंने 50D को, 50B में मुझे टाइम नहीं मिलता, यानी मैं ये बात कर रहा हूँ, ये अगर मैं 50B सिलेक्ट करूँ तो मुझे ये टाइम वाला वो उड़ा देता है, ये टाइम वाला गियर मुझे नहीं सिलेक्ट करने के लिए वो देता। 50D एक ऐसा नंबर है उनका मैन्युफैक्चरर जो है कि वो मुझे ये टाइम का काफ़ी फ्लेक्सिबल स्केल देता है अप टू 300 सेकेंड्स तक। तो आपने देखा है कि मैंने ये 680 एम्पेयर्स प्राइमरी पे आ रहे हैं। ये 680 एम्पेयर्स क्या हैं, ये मेरा जो करंट था फुल लोड करंट, अभी आपको याद होगा दैट वाज 288 और 290 कह लें आप, तो उसको मैंने मल्टीप्लाई किया 2.35 से, तो वो मेरे प्राइमरी एम्प्स बन गए। और ये जो आपको अब ये रिले एम्प्स नज़र आ रहे हैं ये डिवाइडेड बाय द सिटी रेशो करके नज़र आ रहे हैं, तो ये मेरे पास आंसर 11.333 आ जाता है। ये मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, आप सिर्फ यहाँ पर एडिट कर सकते हैं, यहाँ पर
ये दोनों वैल्यूज जो प्राइमरी एम्प्स की हैं और जो रिले एम्प्स हैं, ये खुद ब खुद सिलेक्ट होगा। मतलब ये आप एडिट नहीं कर सकते, इट इज़ नॉन एडिटेबल। ये वाली जो चीज़ है, ये आप सिर्फ पिकअप आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जो मेरे पास 2.35 मल्टीप्लाई बाय जो फुल लोड करंट है, उसकी जो वैल्यू आएगी उसको मैं सिटी रेशियो से डिवाइड करूंगा। ये चीज़ बुक में लिखी हुई है, ठीक है। सिटी रेशियो से डिवाइड करूंगा, वो मेरी पिकअप वैल्यू बन जाएगी। सो वो मेरे पास आ रहा था 11 पॉइंट। ये देखें कि मुझे डेसिमल की 3 वैल्यूज तक इजाजत दे रहा है पिकअप को सिलेक्ट करने की, जो कि बड़ी जबरदस्त बात है। यानी पिकअप एक वो वाली वैल्यू होती है कि जिस पर रिले सिग्नल देता है ट्रिपिंग। तो इसका मतलब ये है कि ये कोई न्यूमेरिकल रिले है, ठीक है। तो यानी डेसिमल की तीसरी डिजिट तक ये मुझे अलाउ करता है कि आई कैन एंटर द पिकअप वैल्यू। तो वो आपके पास 680 एम्पेयर प्राइमरी के बन जाते हैं। ये जो 680 एम्पेयर प्राइमरी प्राइमरी के हैं, ये आपको इंडिकेशन हो जाती है कि जो आपका पिकअप है वो आपने सही एंटर किया है। यानी जो ट्रांसफार्मर का फुल लोड करंट है, इफ यू मल्टीप्लाई इट विद 2.35, तो जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पे आना चाहिए। यहाँ पे जो कैलकुलेटर से जो भी आंसर आएगा, तो मेरे केस में 680 आ रहा था, तो वो मैंने 11.333, ये देखें मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये देखो, ये देखो अब ये क्या हो गया 679.8, ये देखो ये क्या हो गया 678, ये देखो ये क्या हो गया 660। ठीक है, तो मैंने जो कैलकुलेटर से निकाला था दैट वाज 668 या इस तरह से। तो मैंने फिर इसको डेसिमल में मैं ले गया, यानी कि इस तरह से। तो वो मुझे बिल्कुल 680 वाली, हाँ 680 था, तो 680 वाली एग्जैक्ट वैल्यू मिल गई। ठीक है, तो वो आपके पास यानी ये आ रहा होता है प्राइमरी के, ये वाली वैल्यू, यानी या सिटी से डिवाइड करके आपको खुद ही पता चल जाएगा। वो पिकअप वैल्यू आपकी डायरेक्ट आ जाएगी यहाँ पर लिखनी। ठीक है, तो एक बार इसको आपने, अच्छा डिले जो है इसका, वो मैंने इस वक्त जो है वो आई हैव सेट इट टू 0.1, और इट इज 100 मिली सेकेंड। 1 2 3, हाँ जी 100 मिली सेकेंड है। तो ये ये 100 मिली सेकेंड और 0.1 सेकेंड। तो 100 मिली सेकेंड जो है वो मैंने अब कैसे सिलेक्ट किया, ये वो बात है जो हमने अभी बुक में पढ़ी, कि ये वाली जो मेरी डाउन स्ट्रीम रिले है, इसका बैकअप मैंने इसको रखना है, इसका बैकअप। यहाँ पर मैंने रिले नहीं लगाई क्योंकि ये सिर्फ रेप्लिका था, तो मैंने मतलब आई वॉज एक्चुअली टायर्ड कि मैंने अच्छा खासा ये इसकी सेटिंग की, तो मैंने कहा ये एक कर लें दूसरी भी हो जाए। तो सबसे पहली बात ये कि आपने अब ये वाली जो रिले है इसको रखना है इंस्टेंटेनियस। ये देखें मैं आपको ये रिले खोल कर दिखाता हूँ। तो ये देखो कि इसकी मैंने कोई भी टाइम सेटिंग नहीं दी, यू कैन सी दैट। ठीक है, और ये वो 50B है, ऊपर आप नंबर देख सकते हो, इट इज 50B, जो मैंने लाइब्रेरी से लिया। इसका कोई भी टाइम डायल मैंने नहीं लिया ताकि ये फास्टेस्ट चले। और इसका जो टाइम आता है ना वो 18.6 मिली सेकेंड आता है जब हम रन करते हैं, आप इसको 20 मिली सेकेंड लगा। तो अब हमने बुक में आपको याद होगा पढ़ा था कि जो पीछे वाली रिले है वो 20 मिली सेकेंड रिले का टाइम प्लस 50 मिली सेकेंड ब्रेकर का टाइम, ये हो गया 70, और प्लस कुछ सेफ्टी मार्जिन, तो वो रख के मैंने पीछे वाली रिले का टाइम सेलेक्ट किया। समझ आ गई। तो ये जो डाउन स्ट्रीम रिले है, सबसे पहले ये इंस्टेंटेनियस है, इसका मैंने कोई भी टाइम डायल नहीं लिया, और इसका अगर आप सिमुलेट करें तो इट बिकम्स 20 मिली सेकेंड। ठीक है, तो ये हमने बुक में पढ़ा था, वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर पे वो डायग्राम दिखाई थी ना, जिसमें था कि जी रिले का, अब इस वाली जो रिले का टाइम है उसकी बात हो रही है, यानी इस वाली रिले का टाइम क्या होगा। इस वाली रिले का टाइम होगा, ये जो मैंने सिलेक्ट किया है 100 मिली सेकेंड, वो ये होगा कि ये वाली जो डाउन स्ट्रीम रिले है प्लस ब्रेकर टाइम। तो ब्रेकर का जो टाइम हमारे पास आता है ना, हम अगर 3 साइकिल्स रखें तो वो 50 मिली सेकेंड आता है। ठीक है, तो आप 50 ले लें ब्रेकर का टाइम, 20 ले लें रिले का टाइम, तो 50 प्लस 20 इट बिकम्स 70। और कुछ सेफ्टी मार्जिन अगर आप ऐड करें, लेट से मैंने अगर 30 का ऐड कर लिया सेफ्टी मार्जिन, तो मेरे पास वो 100 मिली सेकेंड बन जाता है। तो मैंने ये जो पीछे वाली जो रिले है, और ये एक और मैं आपको बात बताऊं कि ये मैंने इसीलिए सेफ्टी मार्जिन 30 मिली सेकेंड का रखा है, क्योंकि प्रैक्टिकली ऐसा ही होगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक रिले नहीं लगी हुई, यहाँ पर एक और भी रिले लगेगी जो ब्रेकर फेलियर रिले कहलाती है, वो बुक में भी लिखा हुआ है। तो इसलिए ये वाली जो रिले है ना, ये मेन रिले है, जो अगर ट्रिप कर गई तो ये पूरी लाइन बंद हो जाएगी, यानी ये पूरी बस बंद हो जाएगी, बस 16 जो है ये पूरी ट्रिप कर जाएगी और ये दोनों लाइनें बंद, सब बंद।
इसीलिए इसका जो टाइम है वो आपको अच्छा खासा टाइम डिले आपको रखना होगा कि ये रिले सबसे स्लो चले। तो इसीलिए मैंने इसका जो टाइम है वो 100 मिली सेकेंड सिलेक्ट किया है। यानी कैलकुलेशन से तो आप देख रहे हैं कि भाई 50 मिली सेकेंड ब्रेकर का टाइम, रिले का टाइम 20 मिली सेकेंड, इट बिकम 70, तो चलें 10 मिली सेकेंड सेफ्टी मार्जिन हो गया, तो ये 80 आना चाहिए था, ये 90, लेकिन मैंने इसको 100 रखा, बल्कि इससे भी ज्यादा बेशक रखा 120 मिली सेकेंड, देन इट इज गुड। इसको आप कर दें ओके, ठीक है। तो अब मैं अगर इसको चलाता हूँ, अच्छा एक और मैं बात बता दूं, अगर आप यहाँ पर रिले लगाते हैं दूसरी ब्रांच पर, एक और भी ब्रांच हो सकती है, तीसरी ब्रांच भी हो सकती है, अगर आप यहाँ पर रिले लगाते हैं तो ये नहीं होगा कि अब इसका टाइम और जमा इसका टाइम वो इसका टाइम बनेगा, नहीं ऐसा नहीं है। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि ये दोनों ब्रांचों में इकट्ठे फॉल्ट आ जाए, ऐसा नहीं होता। तो इसीलिए ये जो पीछे वाली रिले है इसका टाइम जो है वो सिर्फ एक रिले के साथ कोऑर्डिनेट करना है, दूसरी के साथ खुद ब खुद हो जाएगा। ये नहीं करना कि इन दोनों रिलेज को सम करके टाइम आप पीछे वाली रिले का टाइम ज्यादा, ऐसे नहीं है। बल्कि सिर्फ एक रिले के साथ इसको कोऑर्डिनेट करना है, बाकी डाउनस्ट्रीम रिलेज के साथ ये रिले खुद ब खुद कोऑर्डिनेट हो जाएगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब इसको एक दफ़ा ऐसे सिमुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर मैं फॉल्ट बनाऊंगा डाउन स्ट्रीम पे, ताकि मुझे जो ऑपरेशन होगा, ऑब्वियसली ये वाली रिले पहले ट्रिप करेगी, फिर ये, और ये मेरे केस में ये वाली रिले भी ट्रिप कर देगी। वो कोई ऐसी बात नहीं, इसको आप निगलेक्ट कर दें, क्योंकि मैंने बताया सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन वो बता रहे हैं, अगर ये भी ना ट्रिप कर पाया तो वो पीछे तो कम से कम ट्रिपिंग हो जाएगी। तो वो इसीलिए आप इसकी ट्रिपिंग छोड़ के आप इन दोनों को ऑब्जर्व करें। सो द फर्स्ट कम दिस विल एंड देन दिस विल, वो यानी कि ट्रिपिंग ठीक हो गई है और सर्किट चल गया है, तो ये वो इंडिकेशन। अच्छा एक बात जो ये हो गया क्लियर, एक बात जो रह गई ना थोड़ी सी, वो ये है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेरे जहन में आ गया कि ये फ्यूज वाली ब्रांच में मैं दोबारा जा रहा हूँ। फ्यूज वाली ब्रांच में छोटा सा ही पॉइंट है बस, एंड देन आई विल एंड दिस लेक्चर, कि ये वाला जो इन रश है, इन रश का क्या टाइम है, 6 साइकिल्स। ओके, तो आपका जो प्राइमरी का जो फ्यूज है ना, उसका जो मिनिमम मेल्ट टाइम है, इट शुड बी ग्रेटर देन 120 मिली सेकेंड। यानी मैं दोबारा इसको रिपीट कर देता हूँ। देखें, ट्रांसफार्मर का जो मैग्नेटाइजिंग इन रश जो टाइम है वो है 6 साइकिल्स, एंड वन साइकिल is of 20 milliseconds. So multiply 6, it becomes 120 milliseconds. So 120 milliseconds is the time for inrush in our case, 120 milliseconds. अब इसको याद रखो। तो आपका जो प्राइमरी का जो फ्यूज है, ये वाला फ्यूज वन, मेरे केस में फ्यूज वन लिखा हुआ है, जो प्राइमरी का फ्यूज है, इट मस्ट हैव द मिनिमम मेल्ट टाइम ग्रेटर देन दिस टाइम। ठीक है, इस जो ट्रांसफार्मर का जो इनरश जो टाइम है उससे इसकी वैल्यू काफी बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, यानी इट मस्ट बी मोर। अब इसको पता कैसे चलेगा, इसको मैं ट्रिप करवा के देख लेते हैं दोबारा, तो पता चल जाएगा। यहाँ मैंने ट्रिपिंग करवाई, तो अब वो जो फ्यूज वन का जो टाइम है वो मैंने देखना है। ये फ्यूज वन है मेरे केस में, ठीक है। नो आई विल सी इट्स टाइम। ठीक है, तो फ्यूज वन का जो टाइम है आपके पास, ये देखें इस तरह से आ रहा है, ये फ्यूज वन है। ये T1 और T2 देखे ना, ये वो मिनिमम मेल्ट टू मैक्सिमम मेल्ट और आर्किंग टाइम। तो फ्यूज वन का जो टाइम है वो 612 मिली सेकेंड आ रहा है, इट इज ओके। ठीक है, यानी अच्छा खासा फासला है। तो ट्रांसफार्मर का जो इन रश करंट है वो 120 मिली सेकेंड तक रहता है, और जो मेरा फ्यूज वन है उसका जो मिनिमम मेल्ट टाइम है, देखे ना, अगर फ्यूज का मिनिमम मेल्ट टाइम जो है वो इन रश से कम हो गया, तो क्या होगा कि जब भी आप ट्रांसफार्मर को स्टार्ट करेंगे तो फ्यूज जो है वो ट्रिपिंग की तरफ चला जाएगा। अंडरस्टैंड? सो जो मेरा फ्यूज प्राइमरी पे लगा हुआ है, प्राइमरी वाले फ्यूज की बात हुई, क्योंकि इन रश सिर्फ प्राइमरी पे आता है। तो फ्यूज जो मेरा प्राइमरी पे लगा हुआ है उसका जो मिनिमम मेल्ट टाइम है, जो T1 यहाँ पर 612 मिली सेकेंड लिखा है, इट मस्ट बी a clear difference or greater than the transformer in rush current time, which is 120, which was 120 millisecond, और ये 612 millisecond। ठीक है, तो आप ना एक वीडियो देखिएगा, मैं भी आपके साथ मूडी का भी शेयर कर दूँ, कि अगर आप 12 MVA या 12.5 MVA और 10 MVA के ट्रांसफार्मर को आप स्टार्ट करें ना, तो उसकी आवाज़ कैसी होती है। ठीक है, ये इस तरह की कई सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं यूट्यूब पे, आप उसको ज़रूर देखिएगा। इस स्टार्ट, आप इसको जस्ट लिखें स्टार्टिंग ऑफ 10 MVA ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो यू वुड सरप्राइज के एक अच्छी खासी नॉइज होती है जो काफ़ी सेकंड्स तक रहती है,
और वो हार्मोनिक्स होते हैं जो, और इन रश ओवरफ्लक्सिंग की वजह से आवाज़ होती है जो आती रहती है, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता डाई आउट होते जाते हैं, और फिर वो उस पर लोड डालते हैं। ठीक है, तो वो, लेकिन वो एक ज़बरदस्त किस्म का प्रोसीजर है इतने बड़े ट्रांसफार्मर को स्टार्ट करने का, तो वो आप देखिएगा। ठीक है, तो ओके जी, सो दिस इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर।